व्यू 360 में। सदर ट्रंप ने यमन जंग में अमेरिका का किरदार खत्म करने से इनकार कर दिया। मेरी अम्मा का अटैक हुआ था फालेज का, व्हील चेयर आपने देखी थी, चलने के काबिल ही नहीं थी। स्पेशल रिपोर्ट स्टेट ऑफ हेल्थ का तीसरा हिस्सा, सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल का जायजा। और पाकिस्तान में गैर मुल्की और मकामी सयाहों के तजर्बे में कितना फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका यमन जंग से अलहदगी इख्तियार करे। 4 साल से जारी यमन की जंग में अमरीका सऊदी इत्तेहाद की हिमायत कर रहा है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस के इस मुतालबे पे अपने वीटो में लिखा है कि यह करारदाद उनके आईनी इख्तियारात को महदूद करने की गैर ज़रूरी और ख़तरनाक कोशिश है। अमरीकी कांग्रेस अगरचे ओबामा दौर में भी अमरीका की यमन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद कांग्रेस में सऊदी अरब से ताल्लुकात के बारे में खदशात बढ़े हैं। सेनेट में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत के बावजूद यमन की जंग में अमरीका का किरदार ख़त्म करने से मुताल्लिक ये करारदाद मंजूर की गई, जिसे सदर ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस की पहली मुसलमान रुकन खवातीन में से एक इल्हान उमर का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें जो धमकियां मिल रही हैं उनमें इजाफे की वजह सदर डोनाल्ड ट्रंप है। इल्हान इससे पहले भी तनाज़ात का सामना कर चुकी हैं, जब उन्होंने इसराइल नवाज लॉबी ग्रुप के खिलाफ ट्वीट किया, जिसके बाद सदर ने उन पर सख्त तनकीद की और कांग्रेस ने फिर नफरत के खिलाफ एक करारदाद भी मंजूर की। इस वक्त इरम अब्बासी हमारे साथ कैपिटल हिल से हैं। इरम, ये बताइए कि जो ताज़ा तरीन तनाज़ा है उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल सारा, इल्हान उमर ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि कुछ लोगों ने कुछ किया जिसका नतीजा तमाम मुसलमानों को भुगतना पड़ा। उनके इस तकरीर के जवाब में सदर ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने उनका ये जुमला इस्तेमाल किया कि किसी ने कुछ किया, और फिर एक वीडियो पोस्ट की 40 सेकंड की जिसमें 9/11 के हमले के मनाजिर देखे जा सकते हैं। तो इसके बाद इल्हान उमर का कहना है कि उनके खिलाफ जो है थ्रेट्स, जो उनको धमकियाँ जो मिल रही हैं, उनमें उनका ताल्लुक बराह रास्त सदर ट्रंप की इस ट्वीट से है। मज़ीद तफसील जानते हैं इस पैकेज में। इल्हान उमर ने अपने एक बयान में खुद को मिलने वाली जान की धमकियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनमें से अक्सर में सदर की जानिब से ट्वीट की हुई वीडियो का जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने अमेरिका और दुनिया भर में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की वजह से बढ़ते हुए तशद्दुद और नफरत अंगेज़ वाक़यात में इजाफे का भी जिक्र किया और कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से ऐसे लोगों को मिलने वाली शय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने इसकी तरदीद की है। वो कह रही हैं कि सदर यकीनन किसी का बुरा नहीं चाहते और यकीनन ये नहीं चाहते कि बयानात पर तनकीद का निशाना बनाया जाए। ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि डेमोक्रेट्स ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ये कितना बाइस तनकीद है कि वो इस तरह के बयानात देती हैं और उनकी जमात दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। इल्हान उमर के नाक़दीन उनकी पूरी तकरीर का जिक्र किए बगैर सिर्फ चंद अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तनकीद करते हैं कि इल्हान उमर इन हमलों को वो मुनासिब अहमियत नहीं दे रही। ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर और डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा नैन्सी पेलोसी ने इल्हान का नाम लिए बगैर कहा कि सितंबर 11 की यादें बहुत काबिल एहतराम हैं और उनके बारे में कोई भी बात एहतराम से करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इल्हान उमर से मुताल्लिक सदर ट्रंप की ट्वीट पर कहा कि वो तौहीन आमेज है और ख़तरनाक है, इसे फौरी हटाना चाहिए। इरम, जो इल्हान उमर की ट्वीट थी उस पर भी बैकलैश हो रहा है, जो उनका बयान था उस पर बैकलैश हो रहा है, फिर जो सदर की ट्वीट है उसकी भी मुखालफत की जा रही है। ओवरऑल जहां वाशिंगटन में किस किस्म का रद्दअमल सामने आ रहा है, खास तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से, क्योंकि हम देखते हैं कि एक उनका एक नया चेहरा है जो कांग्रेस में आया, लेकिन साथ ही एक ओल्ड गार्ड भी है, यानी जो पुरानी क़यादत है वो भी अपनी जगह बड़ी मजबूत है। जी बिल्कुल सारा, अगर हम डेमोक्रेट्स की खसूसन बात करें तो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ कांग्रेस वुमेन जो हैं वो सामने आई, उन्होंने उनको डिफेंड किया, लेकिन मेजॉरिटी, जैसा कि आपने बात की, ज़्यादातर डेमोक्रेट्स पर यही तनकीद की जा रही है कि वो खुलकर इल्हान उमर को जो है डिफेंड नहीं कर रहे, उनका दिफा नहीं कर रहे। अगर हम सदारती उम्मीदवार डेमोक्रेट पार्टी के जो जोश भी हैं बर्नी सैंडर्स की बात करें तो पहले तो उन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि हिम्मत वाली खातून है, लेकिन जब फॉक्स न्यूज़ पर उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने एकदम से कहा कि मैंने सिर्फ उनसे 1-2 दफ़ा ही ज़िंदगी में बात की है, लेकिन यह है कि उनके बारे में उनको थ्रेट्स जो है मिलना वो गलत है। नैन्सी पेलोसी जो हैं उन पर काफ़ी इस वक्त जो है प्रेशर है कि वो इल्हान उमर के लिए खुलकर जो है वो उन पर तनकीद का सामना नहीं कर रही। ऑलराइट, इरम अब्बासी हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। थैंक यू इरम।
अमेरिका का अगला सदारती इंतखाब नवंबर 2020 में होगा। अब सदर ट्रंप का मुकाबला किससे होगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस वक्त तकरीबन 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से सिर्फ एक को डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स सदारती उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब करेंगे। उम्मीदवारों का यह ग्रुप तनव्वु के एतबार से तारीखी है, क्योंकि इसमें खवातीन, मर्द, अक़लियतें और मुख्तलिफ सियासी तजुर्बा रखने वाले शामिल हैं। अब सदर ट्रंप को चैलेंज करने वालों का पैगाम क्या है, आइए देखते हैं। How's everybody doing? Hello everybody! I am so glad to be here with you all डेमोक्रेटिक today. पार्टी के सदारती टिकट के उम्मीदवार हाल ही में तरक्की पसंद ग्रुपों के मेंबरान और यूनियंस के सामने ऑडिशन के लिए पेश हुए। इनमें रियासत मैसाचुसेट्स से सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन भी शामिल थीं। Trump administration is ट्रंप इंतजामिया कौमी सलामती के लिए जीता जागता खतरा है और हमें इसको सामने लाना होगा। security, and we just have to call it out. नस्ली अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले कई उम्मीदवार भी 2020 की मुहिम के लिए मैदान में हैं। इनमें कैलिफोर्निया से सेनेटर कमाला हैरिस, सदर ओबामा की काबीना के रुकन हुलियन कास्ट्रो और न्यू जर्सी से सेनेटर कोरी बुकर नुमाया नाम हैं। This election will be more. ये इलेक्शन एक शख्स को ओहदे से हटाने से बढ़कर है। ये अमेरिका के लिए नया दौर होगा, जहां ख्वाब महज अल्फाज और तरानों तक महदूद नहीं, बल्कि हकीकी मानी रखते होंगे। साल 2016 की इंतखाबी मुहिम का एक जाना पहचाना चेहरा वर्मोंट से सेनेटर बर्नी सैंडर्स भी हैं। And what I pledge to you मैं अहद करता हूं कि अगर मैं सदर मुंतखब हो गया तो निचली सतह से सियासी तहरीक चलाने के लिए पूरे मुल्क का दौरा करने वाला सदर बनूंगा। of a grassroots political movement. रायामा के हालिया जायजों में सैंडर्स साबिक नायब सदर जो बाइडन के बिल्कुल पीछे हैं, जिन्हें बाज लोग इंतखाबी मुहिम में सबसे आगे समझते हैं। उन्होंने अब तक मैदान में उतरने का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया और इस वक्त उन्हें कई खवातीन की जानिब से नामुनासिब तरीके से छूने के इल्जामात का सामना है। तज्जियाकार बिल स्विनी कहते हैं डेमोक्रेटिक हल्के अभी से उम्मीदवारों को परख रहे हैं। Democratic voters are based डेमोक्रेटिक वोटर दरअसल दो मौज़ूआत पर उम्मीदवारों को परख रहे हैं। सबसे अहम ये कि वो अमेरिका के लिए क्या पॉलिसी तजवीज़ करते हैं, और दूसरा ये कि आया उनकी शख्सियत 2020 के इंतखाबात में ट्रंप को शिकस्त दे पाएगी। to beat Trump in the 2020 election. हालिया जायजों के मुताबिक चंद गैर मारूफ डेमोक्रेट्स मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, जैसे साबिक टेक्सास कांग्रेसमैन बेटो ओरोर्क, सेनेटर कमाला हैरिस और रियासत इंडियाना के शहर साउथ बेंड के मेयर पीट बुटिजेग। एक बात तो तय है कि डेमोक्रेटिक वोटरों के पास खासी चॉइस मौजूद होगी। दूसरी जानिब सदर कहते हैं वो इंतजार में है कि अगले साल उनके मद्दे मुकाबिल कौन होगा। जिम मलोन की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने तालिबान की जानिब से नई लड़ाई के ऐलान की मजम्मत की है। इस खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात की खबरें मिलेंगी। इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे भी आप हमारी तमाम तर कॉन्टेंट पढ़, देख और सुन सकते हैं। और अब हमारी स्पेशल रिपोर्ट स्टेट ऑफ हेल्थ, जिसमें आज हम चलेंगे सूबा सिंध के जिला सक्खर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में। सिंध की बात करें तो यहाँ सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक हर 3000 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि नर्स 12000 से ज्यादा मरीजों के लिए सिर्फ एक। 5 करोड़ 30 लाख की आबादी के सूबे में 650 के करीब अस्पताल हैं, लेकिन इनमें से कई बड़े अस्पताल भी किसी बड़े हादसे या बीमारी से निपटने की सलाहियत नहीं रखते, और यही सूरत हाल हमें मुल्क भर में नजर आती है। इसी की एक झलक लेकर आई हैं सक्खर से किरण मिर्जा। ये है गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल अस्पताल, सक्खर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। यहाँ सूबे बलूचिस्तान से भी लोग इलाज के लिए आते हैं, मगर बहुत से मरीज टूटे हुए स्ट्रेचर्स पर धक्के खाते हुए इमरजेंसी तक पहुँचते हैं। मैं शिकारपुर से आया हूँ। मेरी अम्मा का अटैक हुआ था फालेज का। व्हील चेयर आपने देखी थी, इतनी चलने के काबिल ही नहीं थी, टूटी हुई व्हील चेयर दी थी उन लोगों ने। हुकूमत सिंध ने साल 2018-19 के बजट में सेहत के लिए तकरीबन 96 अरब रुपए मख्तस किए, लेकिन बहुत से सरकारी अस्पतालों की हालत में ताहाल बेहतरी नजर नहीं आ रही। गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल अस्पताल में मरीज ही नहीं, डॉक्टर्स भी मुश्किलात का सामना करते नजर आते हैं।
ह्यूमन रिसोर्स का मसला है कि स्किल्ड पर्सन नहीं है, वो थैलेसीमिया वार्ड, हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, 117 डॉक्टर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, और ज्यादा होंगे तो और अच्छे तरीके आसान तरीके से हम काम कर सकेंगे। बुनियादी सहूलतों और माहिरीन की कमी के बाइस या तो मरीजों को किसी बड़े शहर के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है या फिर वो खुद ही प्राइवेट अस्पतालों में भारी फीस अदा करके इलाज करवाते हैं। सूबा सिंध के सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद उस्मान चाचा हालात की जिम्मेदारी डॉक्टर्स पर डालते हैं। डॉक्टर्स का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जो कि रूरल एरियाज़ में काम नहीं करना चाहते, वहाँ पे हमें मसला है। दूसरा करप्शन का है सबसे मसला, उनकी ट्रेनिंग का है, उसको ये पता नहीं है कि हॉस्पिटल कैसे फंक्शन करता है। जिस तरीके से यहाँ पे एब्सेंटीज़म है, जिस तरीके से प्राइवेट प्रैक्टिसेस ये कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल से पेशेंट्स भेज रहे होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल? जिला अस्पतालों में सहूलतों की कमी से सबसे ज्यादा मुतासिर वो मरीज हो रहे हैं जो लंबा सफर तय करके यहाँ आते हैं लेकिन मुनासिब इलाज न होने पर मायूस लौट जाते हैं। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सक्खर। इस एक हफ्ते पे मुश्तमिल हमारी खुसूसी सीरीज स्टेट ऑफ हेल्थ में हम पाकिस्तान में निज़ाम सेहत के मसाइल का जायजा ले रहे हैं, वो मसाइल जिनका सामना हर शहर और हर गांव में लोग कर रहे हैं। हल क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। तो आइए हमारे फेसबुक पेज पे, एड्रेस है facebook.com/VOUrdu, और हमें बताइए कि आपको पाकिस्तान में सेहत के शोबे से क्या शिकायतें हैं और आपके ख्याल में फिर उनका हल क्या है। हम आपकी राय को प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलें, इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशन के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। क्या पाकिस्तान में गैर मुल्की सयाहों के साथ, खुसूसन यूरोपियन और अमरीकियों के साथ, दूसरों की निस्बत बहुत बेहतर सलूक किया जाता है? एक अमरीकी ट्रैवल ब्लॉगर का कहना है कि ये बिल्कुल सच है और इस तरफ तवज्जो दिलाने पर उन्हें खामोश कराने की कोशिश भी की जा रही है। मिलिए एलेक्स से। ये कई गैर मुल्की एडवेंचर ट्रैवलर्स में से एक हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को पाकिस्तान के नज़ारों और सकाफत से मुतारिफ करवा रहे हैं। हुकूमत भी ऐसे ब्लॉगर्स की मदद से पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है, मगर एलेक्स कहती हैं कि सफ़ेद फार्म सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान में सफ़र के लिए जो सहूलतें दी जाती हैं वो किसी और को नहीं मिल रही। White people are put on a high pedestal in Pakistan. आप माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान में सफेद फार्म लोगों को अव्वल दर्जा मिलता है। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी मेजबानी शाहाना अंदाज से की जाती है। मुफ्त खाना, तहाइफ और उन इलाकों तक रसाई जहां बाकी आम लोग नहीं जा सकते। ये फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन दूसरे रंग के सयाहों के साथ ऐसा कम ही होता है। पाकिस्तानी सयाहों को ये तजुर्बा हासिल नहीं हो सकता जो सफेद फार्म इन्फ्लुएंसर्स को होता है। पाकिस्तानी खवातीन को वो पजीराई नहीं मिलती। साइकिल या मोटर बाइक चलाने पर उनकी उस तरह से हौसला अफजाई नहीं होती जैसे सफेद फार्म खवातीन की। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा रहा है, क्योंकि जब भी मैं सड़कों पर घूमती थी तो ज्यादातर लोग मुझे पाकिस्तानी ही समझते थे। एलेक्स कई मरतबा पाकिस्तान आ चुकी हैं और वो कहती हैं कि हाल ही में मुनक़िद होने वाले पाकिस्तान टूरिज्म समिट के लिए उनका दावतनामा इसी तनकीद के बायस मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद फिर उन्होंने ये वीडियो बनाई। वो कहती हैं कि उन्हें पाकिस्तान बहुत पसंद है और इसीलिए वो मसाइल और उनके साथ साथ हल की जानिब भी तवज्जो दिला रही हैं। हमने आज के शो में शिरकत की, उन्हें दावत दी, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। बहरहाल मौजू अहम है, वो जो कुछ कह रही हैं उससे पाकिस्तानी ट्रैवल ब्लॉगर्स किस हद तक मुत्तफिक हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे जीनत इरफान से, जिन्होंने 2013 में पहली बार मोटरसाइकिल पे पाकिस्तान भर का सफर किया और पिछले साल उनके इसी तजुर्बे पे मबनी फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल भी सिनेमाज में आई। जीनत, वेलकम टू व्यू
व्यू 360। अब एलेक्स ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो मकामी ट्रैवलर्स और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं उनको सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से भी तंग किया जाता है, उनको इस बारे में प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत सारी गैर एलानिया पाबंदियां भी होती हैं, कहीं जाते हैं पता लगता है कि NOC चाहिए, सर्टिफिकेट्स चाहिए और ये सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियरली नहीं बताई जाती। आप मुझे ये बताइए कि आपने जब पहला ट्रिप किया था तो वो भी स्पॉन्सर्ड नहीं था, आज आपको भी स्पॉन्सरशिप मिल रही है, क्या फ़र्क देखा है आपने स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड ट्रिप्स में? एक्चुअली एलेक्स की जो बात है कुछ हद तक बहुत सही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक कहते हैं ना इसे गोरा कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे जैसे कोई फॉरनर आया उसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि माय गॉड हमारे कंट्री में गोरा आ गया, इस किस्म के हम लोग फ्रेजेस सुनने को मिलते हैं। और इट्स अ गुड थिंग, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कुछ बुरा है कि जो हम एक बहुत हॉस्पिटेबल नेशन है, इट्स एन एक्सीलेंट थिंग कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान बहुत हॉस्पिटल कंट्री है। लेकिन एज समवन हु इज़ लोकल, जो मैं पाकिस्तानी होने के लिहाज से जब मैं पर्सनली ट्रैवल करती हूँ तो मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। आई फेस अ लॉट ऑफ हरासमेंट ऑन द रोड, I face a lot of problems in getting even sponsorship. अब तो ये हो गया कि there is a lot of sponsors who don't want to, there are a lot of companies who don't want to sponsor Pakistanis anymore because they say कि नहीं, they don't have much following या कोई ये रीज़न है कि नहीं आप इतने ज़्यादा TV मटीरियल नहीं है, आपका कंटेंट या कोई ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो कुछ हद तक हो रहा है सप्रेस, मेरी नज़र में तो हो रहा है बिकॉज पाकिस्तानी कंपनीज itself are not promoting local talent. They are saying no, we want foreigners to be a face of our company, which is very ironic because पाकिस्तानी कंपनी तो करें तो of course मुझे अब स्पॉन्सरशिप देने में मुश्किल हो रही है। Yes, I will agree. I'm not going to lie and say कि नहीं हो रही, so it's a pretty tough situation right now. अच्छा, और आपने कहा कि आपको हरासमेंट का सामना भी करना पड़ा और अब आपको स्पॉन्सरशिप हासिल करने में मुश्किल हो रही है। ये बताइए मुझे कि ये एतराज़ के फ़ौरन जो ब्लॉगर्स हैं उनको बहुत अहमियत दी जा रही है और जो पहला जो टूरिज़म समिट कराया गया उसमें उन्हीं को दावत दी गई, बाद में हुकूमत ने कोशिश की कि फिर जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाए। लेकिन जब हम फ़ौरन टूरिज़म की बात करते हैं और पाकिस्तान को दुनिया के सामने खोलने की, दुनिया के सामने पेश करने की बात करते हैं, तो क्या ये लॉजिकल नहीं है कि जो लोग बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो ही दूसरों को बताएं कि पाकिस्तान कैसा है? क्योंकि पाकिस्तानी ब्लॉगर जो बताएगा वो तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, लेकिन अगर इंटरनेशनल ऑडियंस को रीच करना है तो उसमें फॉरेन ब्लॉगर्स की क्या अहमियत देखती हैं आप? देखिए, there is a thin line between getting sponsors in Pakistan and promoting Pakistan. There is a very big difference. अब ये देखें, if someone अगर कोई फॉरनर आती है और वो कहती है कि पाकिस्तान इज गुड और वो लोगों को दूसरे अपने कंट्री के लोगों को बता रही है, लेकिन सिर्फ फॉरनर्स दूसरे यूरोपियन को बता रही है या अमेरिकन को, दैट्स गुड, दैट्स वेल एंड गुड। बट इफ समवन इज कमिंग हियर एंड वर्किंग इन दिस कंट्री विदाउट एनी वर्क परमिट, आप देखें पाकिस्तान में अगर मैं जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आई गो टू टर्की या मैं US आऊँ और मैं वहाँ पर US की कंपनीज के साथ काम करूँ, टर्किश कंपनीज के साथ काम करूँ और मेरे पास कोई परमिट ना हो तो वो मुझे तो भेज देंगे वापस। वो कहेंगे आपके पास परमिट नहीं है, वेयर इज योर बिजनेस वीजा, वेयर इज योर वर्क वीजा। बट दे आर नॉट कमिंग विद द वर्क वीजा, दे आर कमिंग विद अ प्रॉपर, दे आर कमिंग एज टूरिस्ट and then you're coming here as tourists and then you're working with companies. This is where the line is drawn. This is where Pakistan, अगर आप उर्दू में बात कर सके जीनत तो हमारी ज्यादा ऑडियंस समझ सकेगी। बेसिकली पाकिस्तान की हुकूमत को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी बनाए कि अगर कोई फॉरनर यहाँ के काम भी करना चाह रहे हो तो आप उसको प्रॉपर परमिशन दें। यहाँ पे जो भी फॉरनर काम कर रहा है, जो भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनको कोई परमिशन नहीं मिली हुई, उनको कोई परमिट्स नहीं मिले हुए। इट्स ऑल इनफॉर्मल, कोई लीगलाइज तरीका नहीं है। सेकेंडली, पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो फॉरनर्स को अकोमोडेट कर सके। अगर है भी तो वो थर्ड पार्टी कंपनीज है जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, यू कांट ट्रस्ट हैं, आपको यकीन नहीं कर सकते कि वो आपको सेफ रखेंगे। इसलिए बस सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर सूरत है, कोई एस्कॉर्ट है, वो भी फॉरनर्स को हरास करते हैं। तो यस, मैं ये कहूँगी हाँ, फॉरनर्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इतना कुछ हुआ है पाकिस्तान में, इतने सारे नेगेटिव हमारी इमेज बनी है इंटरनेशनल मीडिया में, तो फॉरनर्स का यहाँ आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका यहाँ काम करना और आने में और प्रमोट करने में बहुत डिफरेंस है, अगर आप समझ सकते हैं ना। ऑल राइट, और जीनत ये बताएगा कि अब क्या आपको ये खदशा है कि अभी तो बहुत अर्ली स्टेजेस हैं पाकिस्तान में टूरिज्म को खोलने की, अभी तो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि ट्रैवल ब्लॉगिंग पाकिस्तान से की जा रही है, तो क्या आपको ये खदशा है कि पाकिस्तानी ट्रैवल ब्लॉगर्स पीछे रह जाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे टूरिज्म इतना बूस्ट करने वाला है, ये तो मैं पूरा यकीन से कहती हूँ। ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि कोई दिल गोना भी प्रॉब्लम या कोई
وہ تھریٹ ہے. انفیکٹ ایلس کی بات صحیح ہے کہ ہم اس کی جو بھی فارنرز آتے ہیں ہمیں ان کی بات سننی چاہیے کہ ان کو کیا ایشوز آ رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو یہاں آتے ہیں ان کی بھی بات سننی چاہیے کہ ان کو کیا ایشوز آتے ہیں تاکہ ہماری حکومت کام کر سکے, ہم ایز انڈیویجولس کام کر سکیں اور ایک ایسے انفراسٹرکچر کریٹ کرے, ایک کمپنیز کریٹ کرے. تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا تھریٹ ہے, بٹ وی شوڈ آلسو ہمیں ساری جو چیزیں جو کرٹیسزم ہو رہی ہیں آن سوشل میڈیا ایز اے پازیٹیو لینا چاہیے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. زینت عرفان ہمارے ساتھ ہی بذریعہ فون لاہور سے, اور آپ ان کو بھی سوشل میڈیا پہ فالو کر سکتے ہیں. زینت, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور اب وقت ہو رہا ہے ہمارے ٹیکنالوجی سیگمنٹ کا. بچوں کو ہم ہر وقت ٹیکنالوجی استعمال کرتے دیکھتے ہیں اور اکثر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ بچے اتنا زیادہ وقت گیمز اور ویڈیوز میں کیوں محو رہتے ہیں. لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی بچی سے جو 6 سال کی عمر سے ہی کمپیوٹر کوڈنگ کر رہی ہے, اور اس نے 2 ایسی گیمز بھی بنائی ہیں جن کی مدد سے دوسرے بچے بھی کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج کا ٹیک سیگمنٹ. دس سالہ سمیرہ مہتا کوئی عام بچی نہیں. وہ 6 سال کی عمر سے کوڈنگ کر رہی ہے اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دلچسپی رکھتی ہے. وہ اس بارے میں اتنی پرجوش ہے کہ اپنے شوق میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتی ہے. اس نے 2 بورڈنگ گیمز بنائی ہیں اور اسے امید ہے کہ اسے دوسرے بچوں خصوصاً لڑکیوں کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی بڑھے گی. کوڈر بنیز آپ کو وہ تمام ابتدائی کانسیپٹ سکھائے گا جو کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنے کے لیے ضروری ہوں گے. ان میں سیکوینسنگ, کنڈیشنلز اور ڈی بگنگ سے لے کر کمپیوٹر پروگرامنگ کے مزید پیچیدہ تصورات شامل ہوں گے. کوڈرز گیم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی بورڈ گیم ہے. سمیرہ نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں آنکھ کھولی. امریکی ٹیکنالوجی کمپنی انٹیل کارپوریشن کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے سے وابستہ ان کے والد نے سمیرہ کو اس وقت کوڈنگ سے متعارف کروایا جب وہ صرف 6 سال کی تھی. انہوں نے مجھے اپنے کمپیوٹر پر ایک بٹن دکھایا جس پر لکھا تھا اگر آپ خوبصورت ہیں تو اسے دبائیے. جب میں نے ماؤس سے اس پر کلک کرنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا. میں حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہوا. اس طرح انہوں نے مجھے کوڈنگ میں شامل کیا. میرے خیال میں میری بیٹی میں بہت جوش اور جذبہ ہے. وہ کچھ مختلف اور بہت دل سے کرنا چاہتی ہے. سمیرہ کو امید ہے کہ دوسری لڑکیاں بھی ان سے سیکھیں گی. مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو کم جگہ ملتی ہے, خصوصاً کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں. سمیرہ نے بچوں کے لیے مقامی لائبریریوں, گوگل, مائکروسافٹ اور انٹیل کارپوریشن کے دفاتر میں ورک شاپس کی ہیں. ان کے اسی جوش نے ان کی ملاقات فیس بک کے بانی مارک زکربرگ سے بھی کروائی. وہ ہیلووین پر کینڈی بانٹ رہے تھے. جب ہم ان کے گھر پہنچ گئے ہم نے ان سے کچھ بات چیت بھی کی. سمیرہ اپنی بورڈ گیم سے پہلے ہی $2 لاکھ سے زائد کما چکی ہیں اور لڑکیوں کے لیے گرل یو کوڈ کے نام سے ایک پروگرام بھی شروع کر چکی ہیں. تو آئندہ کے لیے ان کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے کوڈنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پسند ہے. میں اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں. لگتا ایسا ہی ہے کہ سمیرہ ٹھیک راستے پر چل رہی ہیں. ڈیانا مچل کے ساتھ وردہ خلیل, وائس آف امریکہ. آج ویو 360 کے آن ایئر آئے ہوئے 2 سال مکمل ہو گئے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا. پروگرام آپ کے لیے ہے تو آپ ہی ہمیں بتائیں کہ شو میں آپ مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کن موضوعات پہ رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں اور کن موضوعات پہ بات چیت سننا چاہتے ہیں. ہم سے رابطے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ, جہاں آپ کو اہم خبریں اور دلچسپ کانٹینٹ بھی ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com بھی آپ کے لیے باخبر رہنے کا ایک ذریعہ ہے. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.